नमस्ते दोस्तों। आज हम मिलेंगे एक बहुत ही खास माँ से जिनके दोनों बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में बहुत तेज है बल्कि अपनी जिंदगी में भी बहुत सफल हैं। लेकिन उनके पीछे जो असली ताकत है वो है उनके माता पिता की मेहनत, सोच और सफर। आज हम जानेंगे एक माँ कैसे अपने बच्चों को निखारती है और खुद भी कैसे निखरती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की खास मेहमान बीजल धनानी से। नमस्ते बीजल, क्या आप हमें अपने बच्चों की उपलब्धियों के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस समय वे अपने करियर में क्या कर रहे हैं? नमस्ते। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे ट्विन्स है, एक बेटा और बेटी। और दोनों ही पहले से ही बहुत ही ब्राइट बच्चे रहे हैं। और उनकी जो स्कूलिंग वगैरह हुई है बहुत अच्छी सीबीएसई बोर्ड से हुई, लेकिन लेटर ऑन हमने चेंज किया टू आईसीएसई बोर्ड। तो आईसीएसई बोर्ड में मेरी बेटी ने ऑल इंडिया थर्ड रैंक वो लेके आई थी। और बेटा भी स्कूल में सेकंड रैंकिंग थी उसकी। तो एक दूसरे को मदद करते हुए वो है स्टडीज में हेल्प करते थे जब स्कूल में थे तभी। और फिर दोनों ने अलग अलग करियर चुना। बेटे ने इंजीनियरिंग चुना और बेटी ने सीए। बेटे ने बिट्स पिलानी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा है। और बेटी ने वो अपना रैंकिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रखा। सीए में एंट्रेंस, इंटर और सीए फाइनल, ये तीनों परीक्षा में रैंक के साथ ही पास किया। और अभी वो एक कंसल्टिंग फर्म में उसको जॉब ऑफर है, वो जल्द ही वो शुरू करने वाली है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। जब आप माँ बनी तो आपके सोचने का तरीका कैसे बदला? जब मैं मां बनी तो सबसे पहले सोचने का तरीका मेरा ऐसे बदला कि मेरे ऊपर दो जीव है जो नन्हे, वो मुझ पे डिपेंडेंट है। यानी कि पूरा उनका जो भी, उनको कुछ भी नहीं पता है और उनकी लाइफ मुझे शेप करनी है, ये एक सोच आई। और दूसरा है कि जब आप माँ बनते हो तो आपका खुद का कुछ नहीं रहता है। और उन बच्चे हमेशा प्रायोरिटी रहते हैं आपकी। तो यही सोच मेरी बदली। और एक था कि सैक्रिफाइस का जो मीनिंग होता है वो बच्चे पैदा होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि असली में सैक्रिफाइस क्या होती है, क्योंकि हम हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जो हमारी प्रायोरिटीज है वो कैसे बदल जाती है बच्चों के आने से। बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम श्योर जो माएँ ये इंटरव्यू देख रही होंगी वो आपसे बिल्कुल ही रिलेट कर पाएँगी, एग्री करेंगी आपसे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बच्चों को पालते समय आपने कौन-कौन सी बातें हमेशा ध्यान में रखी? बच्चों को पालते समय हमने हमेशा ध्यान रखा कि जब उन वो वहाँ मौजूद हो तो हम उनके सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करें, जोर से बोले ना, या टीवी या मोबाइल, मोबाइल तो खैर तभी थे ही नहीं, तो टीवी वगैरह जोर से ना लगाएं। और जो भी बातें करें वो पॉजिटिव बातें हो। ये हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो फिल्टर्स रहते हैं वो छोटे बच्चों में नहीं रहते 5 साल तक। तो जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्ट उनके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है, उनकी मेमोरी में। ये सारी बातें डिटेल में तो पता नहीं थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये हमने ध्यान रखा हमेशा। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो हमारा एक ये था कि उन्हें पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में तो डाले ही, वो तो एक प्रायोरिटी थी ही। लेकिन साथ साथ में उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे हम डेवलप करें, वो हमारा हमेशा से ये रहा है, प्रायोरिटी रही है कि सिर्फ पढ़ाई में नहीं बट ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी भी हमने उनको बचपन से ही इनकलकेट की थी, जैसे कि श्लोक क्लास में उनको एनरोल करना, मंदिर में ले जाना। तो ये सारी बातें सिर्फ एक माँ से ऐसे नहीं हो सकती, वो तभी कर सकती है जब उसका पूरा परिवार उसे साथ दे। तो मेरे परिवार ने बच्चों को पालते समय जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं या जो भी उनको संस्कार देने हैं, सभी का उसमें योगदान है। जी, बहुत सही बात कही आपने। परिवार बहुत मायने रखता है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपने अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी का सही इस्तेमाल करना कैसे सिखाया? और
वे दोनों दिन में कितनी देर स्क्रीन देखते थे? मोबाइल और एक तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं, वो लकी था कि मोबाइल तभी आया नहीं था। तभी वो छोटा सा नोकिया का मोबाइल था और ये स्मार्टफोन तभी आए नहीं थे। तो वो मैंने लेटर जब बड़े हो गए 8th ग्रेड में वो मतलब वो एक चैलेंज था। और टीवी टाइम का ऐसे है कि बच्चे स्कूल में जाते थे आते थे 3 बजे। और फिर मैंने हर एक दिन की उनकी एक्टिविटी तय कर रखी थी कि कोई ना कोई एक्टिविटी में जाना ही है। तो वो टाइम भी निकल जाता था और रात को जब हम सब फैमिली और टीवी एक ही था, इतने बड़े परिवार में एक ही टीवी था, तो उनको ऐसे चॉइस नहीं थी कि बैठ के कार्टून फिल्म्स देखे या अपना कुछ देखते रहे। तो ऐसी जो फैमिली में जब जो साथ में हम देखते थे टीवी उतना ही। और कभी भी मैंने ये तो गलती की ही नहीं कि टीवी देखते देखते बच्चों को खिलाना, जो आजकल मैं बहुत देखती हूँ आजकल की जनरेशन में कि स्क्रीन चालू है तो ही बच्चे खाना खाते हैं, या कोई भी काम मोबाइल की स्क्रीन या तो टीवी में कुछ ना कुछ चालू है तभी वो करते हैं। ऐसा कुछ चैलेंज मैंने फेस नहीं किया है। और खाते समय भी सब लोग बैठ के साथ में बैठ के मिलके लंच डिनर सब करते थे एज अ फैमिली। तो बच्चे सबको देख देख के वो भी साथ साथ में हो जाता था। और 8th ग्रेड में जब स्मार्टफोन आया तो उनको देना पड़ा, यानी सबके पास है तो कुछ ना कुछ उसके फायदे भी है उस कारण। लेकिन पहले से हमने बच्चों को बोला था कि जब आप 10th ग्रेड में आओ, वो एक इम्पोर्टेंट समय है आपका पढ़ने का वगैरह, तो हम उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमें स्मार्टफोन दे दिया था और वो फिर से वो नोकिया वाले फोन पे आ गए थे। वो एक बहुत बहुत ही उनको हेल्प किया क्योंकि वो स्क्रीन टाइम या इससे डिस्टर्ब नहीं हुए और वही समय उन्होंने एक प्रोडक्टिवली अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज किया। और उनको देख के प्रेरित होके बहुत सारे बच्चों ने उनके आसपास, जब 10th की फाइनल एग्जाम करीब थी, तो दे ऑल्सो गेव अप द दिस स्मार्टफोन्स। तो ये इट वाज नॉट इजी, ये इजी नहीं था उनके लिए भी कि उनके फ्रेंड्स इस्तेमाल कर रहे और वो एक छोटा सा फोन लेके सबके सामने निकाले। लेकिन ये एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट की, तो उनके रिजल्ट्स में बहुत फर्क आया। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ने रैंक किया था स्कूल में और ऑल इंडिया रैंकिंग भी आई थी उनकी। वाह! बहुत सही। आपके बच्चों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी उन्हें सही मार्गदर्शन दिया, जिससे आज उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है माताओं को और बच्चों को, कि स्मार्टफ़ोन कम से कम देखकर उन्हीं का फ़ायदा है। बिल्कुल सही कहा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपने बच्चों में किताबों और पढ़ने के प्रति रुचि कैसे पैदा की? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रखते थे। तो जब भी छुट्टियां होती थी, सैटरडे संडे या छुट्टियां होती थी, तो शाम को हम उन्हें कहीं ना कहीं लेके जाते थे, जैसे कि कोई गार्डन में लेके गए, स्विमिंग के लिए लेके गए। तो एक उसमें से एक प्लेस थी, उनकी फेवरेट प्लेस थी क्रॉसवर्ड। तो वहाँ क्रॉसवर्ड में ऐसे है कि आप किताबें बैठ के वहाँ पढ़ भी सकते हो और बहुत सारी किताबें जो वहाँ पूरे स्टोर में पड़ी है उसे आप एक्सप्लोर करो, देखो। और फिर अगर कोई भी किताब आपको अच्छी लगे तो आप उसको खरीदो। तो वहां से हम उनको बच्चों को छोड़ के आते थे और कुछ देर बाद फिर लेने गए, तो तब तक उन्होंने बहुत सारी किताबें ना एक्सप्लोर कर चुके होते हैं वो। और एक ये था कि हर समय हम बोलते थे कि आप चूज करो और एक किताब हम वहां से खरीदेंगे। तो जब भी वहां जाते थे तो वहां से उनकी पसंद की किताबें हम लाते थे। तो वो एक तरीका था कि उनको किताबों और पढ़ाई की और थोड़ा सा उनका मन डाइवर्ट हुआ। बहुत अच्छी बात है। किताबों में रुचि होनी ही चाहिए। कहते हैं बुक इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत अच्छा तरीका है बच्चों में इंटरेस्ट जगाने का बुक्स के प्रति। बच्चों की पढ़ाई के प्रति आपके परिवार का क्या दृष्टिकोण था? बच्चों की पढ़ाई के प्रति सभी परिवार के लोगों ने मेरा साथ दिया है। लेकिन ऐसे बोला जाए तो ज्यादातर जिम्मेदारी माँ की ही होती है। हमारा एक संयुक्त परिवार था। तो कभी कभी बच्चों को टीवी की आवाज या मेहमान आते हैं या तो कभी सारे लोग जमा हो जाते हैं, बातें करते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह मैंने सभी से उनको अलग रखा था, ऐसे बोले तो चले। क्योंकि जब तक वो 7th स्टैंडर्ड में थे तभी तो पढ़ाई का इतना
ये नहीं था, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई उन्हें, वो तो आराम से निकल गया। लेकिन जब जो इम्पोर्टेंट साल है बच्चों के, जो 10वीं का साल है, 12वीं का है और वो सीए फाइनल, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी परीक्षाएं थी। तो उस समय मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ा उनका, यानी कि कोई भी फंक्शंस में ना जाना, फिर किसी को बुलाना नहीं मेहमानों को घर पे, या तो घर पे आए हैं तो उनको एक ऐसी स्पेस देना, एक रूम में सब जो भी है मैं वो उनको प्रोवाइड करती थी खाना पीना, और ध्यान रखती थी कि कैसे दोनों बच्चों को एक सेपरेट स्पेस मिले पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीजें उनको बहुत ही हेल्प किया। और जब रिजल्ट आया तो ऐसे सभी ने ये चीज अप्रिशिएट की कि ये जो मेरा प्रयत्न था वो सफल हुआ। अदरवाइज मतलब अगर आप कुछ नहीं करो और पढ़ाई को कैजुअली लो, अगर आप खुद भी, तो बच्चे भी उसको कैजुअली लेते हैं। अगर आप उसके प्रति एक सीरियस अप्रोच रखो कि नहीं ये परीक्षा बहुत जरूरी है और पढ़ना, एक जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षाएं हैं उनको हम एक महत्व दे दें, तो वैसे ही बच्चों ने भी उसको भी बहुत महत्व दिया। तो इस प्रकार से उनका सफर थोड़ा सा आसान हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सही जवाब था। हमारा अगला सवाल है, आपने कैसे पहचाना कि आपके बच्चों की रुचियां और ताकतें क्या हैं? बच्चों की रुचियां और ताकतें तो मुझे जानने का बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि हम एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहते थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, और वो नीचे जाके खेलना, जो खेल कूद करते हैं नॉर्मली बच्चे, और उनको समय नहीं मिलता है बाकी सारी एक्टिविटीज करने का, वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि मैंने हफ्ते के हर एक दिन में उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रखा था। उदाहरण के तौर पर के ड्राइंग क्लास में जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, फिर बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, म्यूजिक, डांस, ये सारी एक्टिविटी मैंने ना बचपन में, जब जब से वो सीनियर केजी में थे तब से कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैंने शुरू करवाई थी। तो हमें पता नहीं होता है बच्चों की रुचियां कहाँ पे है, तो हमें ये सब ना सब कुछ ट्रायल एरर मेथड शुरुआत में लेनी पड़ती है। तो जो जो भी क्लासेस थे और जो भी इजी था कि घर के आसपास हो, या तो वो सर या टीचर घर पे आए, तो ऐसे मैंने थोड़ा सा उसको इजी बना दिया था। तो सब कुछ एक्सप्लोर करवाया उन्हें बचपन में जितना हो सके उतना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मुझे पता चलने लगा कि दोनों बच्चों का किस में इंटरेस्ट है। तो मेरी बेटी का इंटरेस्ट एक तो डेवलप हो गया ऑन द लेटर स्टेज, एक्सरसाइज में, दौड़ने में, स्विमिंग में, और जिमनास ये अपना जिम जिम जाने में। तो ये एक उसने अपनी अभी तो हॉबी बना ली है, और रेगुलर जाती है वो, परीक्षा हो या कुछ भी हो वो ये नहीं छोड़ती है। और एक न्यूट्रिशन में उसको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वो हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गई है। और बेटे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है म्यूजिक में। तो वो बचपन में वो फ्लूट सीखता था, फिर ये कीबोर्ड सीखता था। तो ये सब में उसका इंटरेस्ट और बहुत डेवलप हुआ, तो एज अ हॉबी उसने वो डेवलप किया है। तो इस प्रकार से हमें शुरुआत में जब वो छोटे हैं तब तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही करना पड़ता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसका एक फायदा मैं बताऊं आपको, कि अगर बच्चे म्यूजिक सीखते हैं या जिम्नास्टिक्स सीखते हैं तो दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन, जब भी उनके एक्टिवेट होते हैं, तो और स्विमिंग, ऐसी सारी एक्टिविटीज से ये जो एक बोलो ना एक ग्राउंड तैयार हुआ, एक फर्टाइल ग्राउंड जैसे तैयार हुआ, जिसमें ये दो नन्हे पौधे थे उनको एकदम ग्राउंडिंग मिल गई थी, और फिर वो अच्छे से बड़े हुए। ये एक एग्जाम्पल बहुत इसमें फिट बैठता है। बहुत सही। और वैसे भी न्यूट्रिशन और डाइट आज के ज़माने में सबको ही पता है कितना ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा सुनकर आपकी बेटी उसे फॉलो कर रही है। और आई एम श्योर उसने काफ़ी किताबें भी पढ़ी होंगी उस पर। और बेटे का भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आई होप अभी भी वो अपना रियाज़ करते हैं अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे या सिंगिंग वगैरह जो भी उनका इंटरेस्ट है। तो हम्म, मैं उनको शुभकामनाएँ दूँगी कि वो कंटिन्यू रखें अपना पैशन और अपने काम के साथ-साथ उसको भी जारी रखें। हम्म। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। आपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी रुचियों या स्पोर्ट्स में कैसे बैलेंस बनाया?
मैं तो पहले ऐसे कहूंगी कि हम लकी थे कि ऐसी, और आजकल सभी स्कूल्स में ऐसा ही कहते हैं कि घर पे जाके कुछ इतनी पढ़ाई रहती नहीं है, कम से कम 7वीं कक्षा तक। तो 7वीं कक्षा तक घर पे आके आपको अलग से पढ़ाई के ट्यूशन लगाना, वो तो मुझे व्यर्थ लगता है, क्योंकि इतना कुछ रहता नहीं है। और उस समय उस जो वो जो इम्पोर्टेंट साल है बच्चों के बड़े होने के, तो ये जो सारी एक्टिविटीज जो मैंने बताई अभी, तो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। उनको बच्चों को उन्हीं एक्टिविटी में डालो आफ्टर स्कूल आवर्स, क्योंकि एक तो वो रिफ्रेश हो जाते हैं बच्चे, और जिसमें भी रुचि हो उसकी, तो वो बचपन से उसके बीज उसमें लग जाते हैं और माँ बाप पहचान सकते हैं कि आगे उसे किस एक्टिविटी में बढ़ना चाहिए। और 8वीं कक्षा के बाद या 9वीं के बाद, 9वीं 10वीं जो जरूरी साल होते हैं, तो तब वो सारी एक्टिविटी हम बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और पूरा फोकस, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट साल होते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, और आजकल तो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए हैं, तो उस समय फिर पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि बचपन में ये सब करने दिया है और अभी हमें इस पे फोकस करना है, तो वो जरूर सपोर्ट करते हैं। और जो 7वीं तक हमने ये सब बैकग्राउंड तैयार किया है उनके लिए, वो बहुत बहुत काम आता है उनके इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। शुक्रिया। अभी हम अगला सवाल पूछेंगे। हमारा अगला सवाल है आपसे। आजकल सारे माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है। वैसी ही चिंता शायद आपको भी कभी हुई होगी। आपने इस चिंता से कैसे डील किया? अ, हाँ, चिंता तो हुई थी, स्पेशली जब इम्पोर्टेंट साल होते हैं, 10वीं के बाद करियर क्या चुने, तो वो चिंताएं होती थी। लेकिन उसे हम चिंता ना बोल के ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी चिंता एक नेगेटिव वर्ड है, अगर वो ही हम अपने बच्चों के ऊपर डाले तो उसका असर अच्छा नहीं होता है और वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सीनियर्स थे उससे हमने बहुत बातचीत करी एज अ पेरेंट, और बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसे हमने शॉर्टलिस्ट किया, और फिर वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी। तो 12वीं तक तो वो हम जो बोलते थे वो हमारे गाइडेंस से उन्होंने आगे बढ़े वो। लेकिन 12वीं के बाद बच्चे काफी मैच्योर हो चुके थे, 18 साल के बाद, तो वो उनको अपना डिसीजन खुद लेना था। तो उस समय कभी कभी हमें लग सकता है कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि वो कुछ कुछ तो आपकी बातें सुनते हैं और कुछ कुछ उन्हें अपना ही करना होता है। तो वो, अगर हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स अगर समझे उनके मन की बात उस समय, क्योंकि वो एडोलेसेंस का समय होता है, वो बहुत ही क्रूशियल समय रहता है कि बच्चों के जो हार्मोनल चेंजेस भी तभी होते हैं सारे। तो कभी उनको गुस्सा आ जाता है हम कुछ ज्यादा बात करें, तो उस समय हमें चिंता होती है अगर वो गलत डिसीजन ले। लेकिन उस समय बच्चों को संभालना, सही राह दिखाना, वो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है वहां पे, क्योंकि वो करियर चूज करने का समय होता है। तो जब मेरी बेटी का एक तो थोड़ा सा क्लियर था कि उसे कॉमर्स ही लेना है और सीए एंट्रेंस ही देनी है, तो उसका पाथ थोड़ा सरल था। लेकिन बेटे को एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर मुंबई में एडमिशन मिल रहा था, आईआईटी में एडमिशन लेना, बिट्स में लेना, वो सारा एक जो डिसीजन था, वो हमने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन डिसीजन उसका ही था कि उसे बिट्स में जाना है, मुंबई के बाहर जाना है और वो कोर्स परस्यू करना है। तो फिर हमने उसे वो करने दिया, तो वो उसको बहुत बड़ी हेल्प हो गई। और दूसरी चिंता ये होती है कि जब बच्चा घर छोड़ के बाहर जा रहा है, हॉस्टल में रहेगा, ये करेगा वो करेगा, तो कैसे होगा, कैसे डील करेगा सब कुछ। तो वो चिंता ना करके ना, अगर हम बच्चों को ब्लेस करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि बच्चों की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हम उसे नेगेटिव एनर्जी ही पास कर रहे हैं। इसके बजाय हम उसको ब्लेस करें कि वो जो भी कर रहा है वो सही है, और जो भी उसके साथ होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जीज होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों को तुरंत लग जाती है। और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अनुभव किया है कि अगर हम चिंता करते रहते हैं तो वो ही होता है, और अगर ब्लेस करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चिंता आई थी कि मेरे बेटे का जब जॉब लग चुका था, लेकिन समहा वो जॉब में उनको कुछ तो गुफअप हो गया था।
तो 2 महीने तक ही वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो तभी बहुत चिंता होने लगी, इतना पढ़ा है अच्छे कॉलेज से, अभी क्या होगा, उसका करियर आगे कैसे चलेगा, क्या पढ़ाई करे जॉब करे, तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो तभी हमने उसकी चिंता कर रहे थे, तभी उसका मतलब बहुत सारा घर में माहौल हैवी हो गया था। लेकिन जैसे हमने चिंता छोड़ी, दोनों ने, मदर फादर दोनों ने, तो तुरंत ही अगले महीने उसको ये जो स्टार्टअप कंपनी में अभी जहाँ वो काम कर रहा है वहां से कॉल आ गया, और उसने डिसाइड किया कि वो वहां ज्वाइन करेगा। तो वो जो एक ब्लेसिंग है, वो जो दुआ है, वो बहुत बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो चिंता ना करे, उसे ब्लेस करे, ये हमेशा याद रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने भी काफ़ी पढ़ा है इस बारे में, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। हाँ आपने जी। उसके लिए प्रेयर किया तो वही एनर्जीज़ उसको पास हुई, तो आपने अट्रैक्ट किया पॉज़िटिविटी अपने बच्चे के लिए, तो वही हुआ उसके जीवन में। और ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है हमारे सामने, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करें, उनके लिए प्रे करें और हमेशा उनका अच्छा हो, ये सोचें, पॉज़िटिव चीज़ें सोचें और देखें उनके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। बहुत ही बढ़िया। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, तब क्या आपने कभी अपने किसी शौक को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा? या फिर क्या आपको अपने बारे में कोई नया इंटरेस्ट पता चला, जो एक करियर ऑप्शन बन सकता है? जी हाँ, क्योंकि जब बच्चे 9वीं 10वीं या 12वीं में थे, तब तक पूरा फोकस उनको ही देना पड़ा था। और ज्यादातर समय मेरा उनके साथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनका करियर ऑप्शन चूज हो गया, और वो एक एक जैसे बोलते हैं कि गाड़ी पटरी पे चढ़ गई, तो फिर और बड़े भी होते गए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगे। तो एक थोड़ा सा जो समय मैं उनको देती थी, तो खालीपन आ जाता है, उसे एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो वो जब आने लगा, तो एक बहुत मैं लकी थी कि मेरे अन्य काम के साथ साथ एक हॉबी डेवलप की मैंने। तो मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया। और लकीली ये सारे कोविड की वजह से सब ऑनलाइन कोर्सेज होने लगे। तो उसका मैंने खूब खूब फायदा उठाया और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, और अपने आप को इतना सक्षम बनाया कि मेरे खुद के क्लासेस, योगा के क्लासेस का जन्म हुआ, योग निधि, जो मेरा ब्रांड है। और मुझे वो कराने में बहुत ही मजा आता है। सुबह सुबह जब उठ के इतने सारे लोगों को आप जो गाइड करते हो, तो वो एक मैंने अब मेरी हॉबी डेवलप की है। और दूसरा है कि बहुत सारे मैंने माइंड पावर के कोर्सेज किए। तो वो मेरे खुद के लिए बहुत अच्छा है कि मैं अपने आप को कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखूं। तो यही मेरी रुचि थी, और यही मेरी हॉबी, ये मेरा एक साइड में एक करियर ऑप्शन बन गया। बहुत बढ़िया। तो क्या आप फ्यूचर में जो आपने सीखा है माइंड पावर के बारे में, क्या आप चाहेंगी उससे रिलेटेड कुछ करना? हाँ, तो वो चाहे माइंड पावर का भी मैं चाहूंगी कि मैं उसे आगे बढ़ाऊं, और जितना हो सके उतना लोगों को मदद करूं। और एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि जब बच्चे बहुत छोटे थे, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, तभी एक मुझे मौका मिला था कि मैं एक बच्चों के रिलेटेड एक कोर्स करूं। तो वो कोर्स जब मैंने किया, तो बहुत सारी ऐसी बातें मुझे माइंड पावर के रिलेटेड पता चली उस समय, कि कैसे बच्चों से डील करना चाहिए। तो वो जो ब्लेसिंग की बात मैंने बताई, और कैसे बच्चे पेरेंट्स की एनर्जी लेते हैं, तो वो सारी तभी पता चली। और बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करानी चाहिए उनका राइट और लेफ्ट ब्रेन डेवलप करने के लिए, तो वो ना बहुत ही काम आया मुझे उनको बड़ा करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी कोर्स हो पेरेंटिंग का, तो बहुत ही मदद करता है। तो बचपन से ही जो बीज डालने हैं बच्चों के अंदर, तो वो डालने में हमें मदद होती है। बढ़िया, बहुत ही सही जवाब। अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, तो आपको अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या लगता है? आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ, टॉलरेंट हो गई हूँ। और एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, मेच्योरिटी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरा है कि हर प्रॉब्लम का या हर चैलेंज का सॉल्यूशन है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता चला है। जो भी मेरा सफर रहा है बच्चों के साथ, या जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये योगा माइंड पावर जो मैं कर पाई हूँ,
उससे ये तो मैं कह सकती हूँ। और एक मुझे लाइफ में ये भी बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं विपश्यना जा पाई 2 बार जीवन में। तो एक बहुत बहुत बड़ी लर्निंग मिली है, ना सिर्फ बच्चों के साथ डील करने में बट लेकिन सारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी डील करने में। देखिए, अगर माता पिता या परिवार के लोग शांत हो और टॉलरेंट हो, फॉरगिविंग हो, तो ये सारी जो हमारी एनर्जीज है वही बच्चे देखते हैं और करते हैं। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि बच्चे देख के सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा है कि मैं पहले कितनी इम्पेशेंट थी, पहले कितना एक अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो ये जो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पेशेंस बढ़ा है, और इसका असर मुझे मेरी बेटी में सबसे ज्यादा दिखाई देना, क्योंकि मैंने जो 2 बार विपश्यना किया तो आज उसे मौका मिला, थोड़ा सा ब्रेक मिला, तो मेरी बेटी ने भी विपश्यना जाके आई 10 दिन का जो कोर्स होता है उसमें। तो ये इतना सेटिस्फाइंग फीलिंग है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी विपश्यना के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता हो क्या होता है? विपश्यना एक 10 दिन का कोर्स है जहाँ पे आपको मौन रहना है, और अपने आप को, आपके अंदर कितने विकार बड़े हैं, भरे हुए हैं, वो मेडिटेशन के द्वारा आप खुद को पहचान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अलाउड नहीं है, यानी कि आपका फोन भी आपको दे देना है वहाँ पे। वहाँ सिर्फ आप ही आप हो, ना कोई किताब लेके जा सकते हो, ना कोई भी एंटरटेनमेंट के साधन, और ना किसी से बात भी कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर झांकना है। तो वो अंदर झांकने की जो पूरी प्रक्रिया वो 10 दिन हम करके आते हैं, तो वो डिफरेंस समझ में आता है कि हम कितने पहले कैसे थे, और विपश्यना के आने के बाद हमारा जिंदगी को परिस्थितियां वो ही रहती हैं, लेकिन हम उस परिस्थितियों से कैसे डील करते हैं, हम कैसे उसको अलग नजरिए से देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा फर्क मुझे समझ में आया। जी, बढ़िया। पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से कनेक्ट करना, हम्म। मुझे लगता है यही है विपश्यना। और हम्म। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप भी गए, आपकी बेटी भी जा चुकी है वहाँ पर। तो हम्म। मुझे लगता है सबको एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अगर आपको अपने पेरेंटिंग सफ़र में कुछ बदलने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? मेरे पेरेंटिंग के सफर में अगर बदलने का मौका मिले तो ये मैं यही बदलना चाहूंगी कि काश मैंने ये विपश्यना, माइंड पावर ट्रेनिंग, काउंसलिंग, योगा, ये सब कुछ बच्चों के पैदा होने से पहले या अ, उनको बड़ा होने के सफर से पहले सीख लिया होता। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे ट्विंस थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती थी। बच्चों को मैंने मारा भी है, पीटा भी है, चिल्लाया भी है। और जो छोटी छोटी लाइफ की जो इरिटेशंस होती है, जब बच्चे बहुत छोटे थे, तो ये सब इतना हमें पता नहीं था। हम मेरी भी हमारी भी इतनी उम्र नहीं थी, वी वर इन अवर लेट 20s एंड अर्ली 30s, और दो दो बच्चों की जिम्मेदारी। तो कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो ये सारी बातें, जो पेशेंट रहना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, तो ये सारा गाइडेंस इतना अच्छे से नहीं था मेरे पास। तो वो बहुत अच्छे से कर सकते थे। अभी पीछे मुड़ के देखे तो जो बचपन होता है ना बच्चों का, जो एंजॉय करना है, उसके बदले बहुत बार ऐसे हुआ है कि एंजॉय करने के बजाय वो एक ड्यूटी की तरह लिया है। तो बच्चों को बड़ा करना एक ड्यूटी की तरह ना लेके उस सफर को एंजॉय करना चाहिए। तो वो मैंने नहीं किया। और दूसरी बात है कि जब हम बच्चों को, स्पेशली जब दो दो बच्चे हैं, तो थोड़ी सी दूसरे कामों के लिए मदद लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हमें अन्य कामों में मदद मिल जाए और हम दूसरे कामों से फ्री हो जाएं, तो वो पूरा हमारा ध्यान, पूरा हमारा कंसंट्रेशन अगर बच्चों को बड़े करने में हम लगा दें, तो और भी ज्यादा हम मतलब इरिटेटेड नहीं रहेंगे, और खुद को भी एंटरटेन रखना, खुद को भी खुद का भी मन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो ही सारी एनर्जीज या गुस्सा बोलो या जो भी है, बच्चों पे निकालते हैं, क्योंकि वो ही एक हमारा पंचिंग बैग बन जाता है। तो वो मैंने जो कुछ सालों में, मतलब 1-2 साल जो वो थे मेरे पीरियड, तो वो मैं जरूर बदलना चाहूंगी। उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं वो आपसे कुछ सीखेंगे, और वो लोग भी ऐसे कुछ कोर्सेज करेंगे, जिनसे सेल्फ हेल्प कोर्सेज भी कहा जा सकता है इनको।
तो ताकि उनकी मदद हो और वो दूसरे हाउस हेल्प वगैरह कुछ ले लें जिससे कि वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। उम्मीद है आपके जो आंसर्स है वो औरों को भी बहुत मदद करेंगे और मदर्स को भी। हमारा अगला सवाल आपके लिए, एक माँ के तौर पर आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व होता है? एक माँ के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात पे होता है कि आज मेरे बच्चे अपने अपने करियर में सक्सेसफुल है, और ना सिर्फ करियर में, अपनी सेहत से, तबीयत से, और खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। वो देखकर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जो भी मैंने उनके ग्रोइंग इयर्स में, जब वो बड़े हो रहे थे, जो भी सेक्रीफाइसेस किए या जो भी मैंने छोड़ा है उनके लिए, तो उसका छोड़ा है या उनको जो संस्कार दिए हैं, तो वो बहुत अच्छे से फलित हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किया होता तो अच्छा होता, वो किया होता तो बुरा होता, या बुरा था। ऐसा कुछ भी एक अफसोस नहीं है लाइफ में उनके ग्रोथ के प्रति, कि जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, और जैसे भी है वो बहुत सक्सेसफुल है। बढ़िया। एक माँ के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? बच्चे सफल है, खुश है, सेहतमंद है। बढ़िया। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या आपने पेरेंटिंग पर कोई बुक्स पढ़ी थी या कोई कोर्स किया था? जी हाँ। पहले जब 20 साल पहले की बात है, कि तब गूगल या ऐसे कुछ था नहीं ज्यादा, कि जहाँ पे ये सर्च इंजिन्स नहीं थे। तो मेरी एक कजिन थी, जिसकी बुक शॉप थी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी किताब दी थी पढ़ने, जस्ट फॉर मॉम्स। तो वो ना एक गूगल की तरह थी, कि जहाँ पे कहाँ बच्चों की जो सारी एक्टिविटीज होती है, और एक पूरी एक इंडेक्स था उसमें, कि कौन सी स्कूल अच्छी, कौन सी नर्सरीज अच्छी, कौन से क्लासेस अच्छे, बच्चों की पार्टीज के लिए क्या करना है। तो इतनी मैंने वो किताब यूज की है, एक गूगल की तरह। तो सारे फोन नंबर्स उसमें मिल जाते थे। तो उससे मुझे बहुत ही मदद मिली कि बच्चों को कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो एक जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है ना, कि क्या करे, कहाँ से पता लगाए। तो ये उनके ग्रोइंग ईयर्स में मुझे बहुत ही काम आई वो किताब, जस्ट फॉर मॉम्स जिसका नाम था। तो वो मैंने बहुत पढ़ी थी। और फिर मैंने आगे जाके, जैसे मैंने बताया, बच्चे जब छोटे थे तो मैंने एक कोर्स किया था, 8 वीक्स का कोर्स था। तो वहां पे ये जो सारी माइंड पावर की बातें हैं, वो बच्चों को कोई 5 साल तक, जैसे उनका वो क्रिटिकल फिल्टर अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। तो वे वो सारी जो छोटी छोटी जो टिप्स थी, वो कोर्स में बहुत बहुत ज्यादा पता चली। और वो कोर्स में जाने से क्या हुआ था कि सारे जो पेरेंट्स आते थे वहां पे, तो सबके बच्चे छोटे थे। तो एक दूसरे से वो सब कुछ शेयर करना, या एक कॉमन, जैसे कॉमन चैलेंजेस होते थे सबके, तो वो हम सवाल पूछते थे हमारे टीचर्स को, तो उसका वहाँ वहीं से सॉल्यूशन मिल जाता था। तो वो कोर्स ने भी बहुत बहुत ज्यादा मदद की कि बच्चों को कौन से क्लासेस में डाले, क्या करे। तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि जैसे जैसे एज हो बच्चों की, तो पहले आप कैसे, जिम्नास्टिक्स है, स्विमिंग है, ये सारी क्लासेस में डालना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस जो होती है, जिससे राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। फिर कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाओ, और बच्चों से ना कभी भी झूठ नहीं बोलो, और उनको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करो। यानी कि पहले ऐसी आदत रहती थी कि बच्चे जब छोटे होते, बहुत छोटे, तो मम्मियाँ कहीं बाहर जाती तो रोने लगते हैं। तो वहां पे हमें सिखाया गया कि आप बच्चों को बता के जाइए कि मैं ये काम के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरा जाना जरूरी है, और मैं इतने समय में फिर से लौट जाऊं। हमारा कैसे होता था कि मम्मी डॉक्टर के पास जा रही है, या सुई लगाने जा रही है, या बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, ऐसे करके बच्चों को डराते थे हम। तो ऐसे डराना नहीं है कभी भी बच्चों को, हमेशा उनको सही बोलना है। और दूसरी एक एग्जाम्पल वहां पे उन्होंने हमें दिया था, वो था कि जैसे मेहमान आते हैं या घर में कोई आते हैं, तो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। ऐसे ही बच्चों को मेहमानों से इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, या तो मेहमानों को बच्चों से नहीं करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा ये हो जाता था कि बच्चे फिर बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, या अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश करते। तो एक बड़ी अच्छी सीख मिली वहां से, कि कोई भी आए गेस्ट, तो उन्हें एज अ एडल्ट ट्रीट करो, और बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ मेहमान से, कि कौन आया है, वो कैसे आपके, क्योंकि वो सब सीख रहे होते हैं ना, छोटे होते तो थोड़ी पता होता है कि कौन, इतने सारे लोग आए तो कौन क्या है। तो वो फिर हमने शुरू किया। तो वो ऐसे जब कोर्स करते हैं, वो हमारे माइंड में ही नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, तो पता नहीं चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और मतलब
कैसे बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी है। तो इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा मदद होती है। हमारा अगला सवाल, जो न्यू मदर्स हैं या जो मदर्स बनने वाली हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो न्यू मदर्स है, स्पेशली जब प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको मैं वो वो बताना चाहूंगी कि एक पुरातन कथा हमने सुनी होगी कि अभिमन्यु कैसे अपनी माँ की कोख से ही वो चक्रव्यूह की रचना सीख के आया था। तो उसी प्रकार जब प्रेग्नेंट है तो उस लेडी को, उस मदर को बहुत ही खुश रहना जरूरी है। और उस समय जो भी आप बच्चे अंदर सुन रहे होते हैं, वो जो अपना फीटस होता है वो ग्रो होता है, तो जो भी आप बोलो, बात करो, ये सब वो ग्रहण करता है। तो उस समय मेरा एक सौभाग्य था, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि ये सब बातें मुझे पता नहीं थी इतनी। एक मौसी जी थी मेरी, उन्होंने मुझे बहुत सारी कैसेट दी थी। वो एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था पहले, जहाँ हम कैसेट देख के सब सुन सकते थे, ऑडियो। तो वो भागवत कथा की कैसेट थी। तो मुझे क्या है, पढ़ने से ज्यादा सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो वो कैसेट डाल के मैं वो पूरी भागवत सप्ताह वो थी, वो पूरी मैंने सुनी। और जैसे कि रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे एक सिंगर के, तो मैं वो बार बार सुनती थी। और जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने एक नोटिस किया कि जो कैसेट मैं सुनती थी उस समय, तो मेरे बेटे को स्पेशली उन्हीं गीतों में मतलब इतनी रुचि आ गई कि वो जब गीत बजने लगते थे, वो रिलीजियस सॉन्ग्स बजने लगते थे, तो वो बड़ा खुश होता था। और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो एक हमें कुछ सीडी बनानी थी, फिर सीडी का जमाना आ गया। तो उसने वही सारे सॉन्ग सिलेक्ट किए कि जो मैं तभी सुनती थी। तो वो एक उसका प्रमाण है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे सुनते हैं और वो उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो बच्चे सी ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि पेरेंटिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट इज अ फुल टाइम जॉब, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि आप एक जो नई सृष्टि की रचना है उसे उसको उसको आप शेप देते हो। जैसे कि माटी गीली है और जब कोई कुम्हार वो उसका घड़ा बनाता है, तो गीली माटी है, या तो बच्चे जब कोमल है, जब छोटे हैं, तो वो उसका पूरा शेप तभी ज्यादा अच्छे से पेरेंट्स कर सकते हैं, उसका परिवार कर सकता है, उसके आसपास के लोग कर सकते हैं। तो उसे बेस्ट स्कूलिंग देना, बेस्ट सब क्लासेस में भेजना, अच्छे संस्कार के क्लासेस, जैसे कि बच्चों को अगर आप कोई बड़े बड़े श्लोक सिखाना चाहें या कुछ अच्छी अच्छी बातें करना चाहे, तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बार बार उनको वो पेरेंट्स के पास आते रहते हैं और अपने पेरेंट्स का उनको समय चाहिए होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं और एक काम है करके, एक ऐसे करके हम जस्ट उसे इग्नोर करते हैं इन बातों को। लेकिन वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहता है कि हमें बच्चों को कैसे हम उसे अच्छे से गढ़ सकते हैं। जैसे आप कोई कहानियां सुनाना चाहो, मॉरल स्टोरी सुनाना चाहो, तो बच्चों के साथ बैठो, उनको वो कहानियां पढ़ के सुनाओ। बच्चों को सारे श्लोक्स जो आप सिखाना चाहो बचपन से, तो ऐसे हमने देखा होगा कि आपकी मातृभाषा होती है, हम कभी सिखाते नहीं है ना बच्चों को। क्योंकि जब वो पेट में रहते हैं तब से वो सुनते आ रहे हैं और जैसे ही बोलने लगते हैं वो मातृभाषा के सारे शब्द बोल जाते हैं ना। तो जब छोटे हैं तभी आप इनको जितनी ज्यादा भाषाएं सिखाएं, उतना ज्यादा उनका ब्रेन डेवलप होता है। और जितनी ज्यादा बैलेंसिंग एक्टिविटीज, स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स, ये सारी चीजें जो बचपन में आप उनको सिखाते हो, तो राइट और लेफ्ट ब्रेन उनका डेवलप होता है। और 5 साल तक बच्चों के जो फिल्टर्स नहीं रहते, सारी बातें जो सबकॉन्शियस में जाती है, तो उनके सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करे। टीवी, मोबाइल, जो भी जो डिस्टर्बिंग चीजें हैं वो उनके सामने ना करे। आपको लगता है कि एक बच्चा 2 महीने का है या 5 महीने का है या 1 साल का है, सो रहा है, और उसको क्या समझेगा उसके सामने हम चिल्लाए या कुछ किए। लेकिन नहीं, उल्टा वो जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके फिल्टर्स डेवलप नहीं होते, तो सब कुछ उनके सबकॉन्शियस में जाके एक फाइल बन जाती है। वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक तो गांठ बांध ले कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। और बच्चों को कभी भी हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, या उनको ये बोलते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जब वो परफॉर्म नहीं करते। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे में टैलेंट अलग होती है। तो जो उनकी टैलेंट है, जो उनकी खूबियां हैं, उनको पहचाने और उनको ही आगे बढ़ाएं।
सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना ये एक अचीवमेंट नहीं होता है। जो भी उनकी टैलेंट है उनमें अगर आप उनको आगे बढ़ाओगे, उनको एनकरेज करोगे और जो जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या बच्चों की हाइट छोटी होती है या काले गोरे जो भी उनके जो फिजिकल लुक्स होते हैं उस पर भी कभी कभी हम कमेंट्स करते हैं और कभी मोटे होते हैं तो उनको बार बार एक टॉन्ट करते रहते हैं, या हम ना करें या परिवार वाले करें या तो फ्रेंड्स करें, तो उनका मोराल बहुत लो हो जाता है उस समय। तो ये एक माँ का बहुत बहुत बड़ा दायित्व है कि बच्चों को हमेशा एक्सेप्ट करे और उनको ऐसे विश्वास दिलाए कि तू जैसा है वैसा मुझे पसंद है और मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तो एक आप एक कॉन्फिडेंट बच्चे को जब आप बड़ा करते हो तो आगे जाके जो भी दुनिया की चैलेंजेस है वो आराम से वो फेस कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। उम्मीद है बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनमें सही संस्कार डालने में, सही समय पर सही चीज़ें सिखाने में। सो आई होप बहुत सारे लोगों को इस इंटरव्यू से मदद होगी। धन्यवाद आपका। नमस्ते। धन्यवाद। दोस्तों, एक माँ की खुद की मेहनत और सोच ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बनती है। आज की बातचीत से हमने यही सीखा कि जब एक माँ खुद को बेहतर बनाती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी किसी ऐसी माँ को अगर जानते हो तो हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी उनकी हो। फिर मिलते हैं एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर माँ में एक चमत्कार छुपा है। नमस्कार।